नमस्कार दोस्तों। पहले चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने आवेश के गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी। जो गुणधर्म बच गए थे उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। इस वीडियो में आपको नोट्स बड़ी डिटेल से मिलेंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। तो मैं कहूँगा पूरी देखें। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए, क्वांटीकरण को समझने से पहले हमें कुछ छोटी मोटी बातें समझ लेनी चाहिए। फिजिक्स में दो तरह की राशि होती है। जब हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में दो तरह की राशियां हैं। एक ऐसी राशि जिनको हम बोलते हैं सतत। सतत का मतलब कंटिन्यूस, और इसका मतलब होता है ऐसी राशियां जो लगातार बढ़ती हो या लगातार घटती हो। अब लगातार से मेरा मतलब है, जैसे कि मान लीजिए किसी के कमरे का टेम्परेचर 1 डिग्री से 2 डिग्री होता है। जब टेम्परेचर भले आपने 1 से 2 डिग्री नोटिस किया हो, लेकिन इस 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में टेम्परेचर की बहुत सारी संभावनाएं वो और भी है। जैसे 1.1 डिग्री भी हुआ होगा, 1.2 डिग्री भी, 1.3 भी, या फिर मैं कहूँ 1.11 डिग्री, 1.12 डिग्री, 1.13 डिग्री, इस तरह लगातार। तो ये जो आवेश है, ये जो तापमान है कमरे का, ये लगातार बढ़ता है। तो ऐसी जो राशियां होती है जो लगातार बढ़ती हैं और लगातार घटती हैं, उनको बोलते हैं सतत राशियां या कंटिन्यूअस क्वांटिटी। ठीक है। दूसरी राशियां होती है फिजिक्स में विविक्त। विविक्त अंग्रेजी बोलते हैं डिस्क्रीट। इसका मतलब होता है ऐसी राशियां जो लगातार नहीं बढ़ती, जिनका मान एक स्टेप के बाद में लगातार एक निश्चित मान होता है, उसके बाद फिर दूसरा निश्चित मान आता है, बीच में कोई मान आने की संभावना नहीं है। जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं, मैं बात करता हूँ जैसे आवेश की। तो जब आवेश की आप बात करो, तो आवेश जब जाएगा किसी के पास, तो हमने पीछे चर्चा की थी, आवेश का कारण है इलेक्ट्रॉन। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से चला जाता है, तो उस वस्तु के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश का मतलब होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब अगर कोई वस्तु और इलेक्ट्रॉन देती है, तो हो सकता है किसी कोई वस्तु कितने इलेक्ट्रॉन दे दे, 2। तो उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश आ जाएगा, जो कि होगा 2 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है। और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आएगा 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसके बाद में और संभावना बात करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, जो कि होगा 3 गुना 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम। अब एक बात को आप समझिए, यहां पर ये ऐसा हो जाएगा। एक बात आप लोग यहां समझिए, जब मैं तापमान की बात कर रहा था, तापमान 1 डिग्री के बाद मैंने 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बहुत सारे मान बताए। लेकिन जब मैं आवेश की बात करता हूं, देखो किसी वस्तु के ऊपर आवेश कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, और उसके बाद डायरेक्ट कितना आया, यही तो मान है डायरेक्ट, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 3.2 गुणा 10 की घात माइनस 19। इसके बीच में जो बहुत सारे मान बच गए, 1.7 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.8 गुणा 10 की घात माइनस 19, ये आ सकते हैं क्या? तो मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि क्या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, फिर उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को आधा तोड़कर या चौथाई तोड़कर देने की व्यवस्था नहीं है। मतलब किसी वस्तु का जो आवेश है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है ना, 2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि क्या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसके बाद कितने जाएंगे, 2। तो देखो आवेश जो है वो लगातार नहीं आ रहा। 1.6 के बाद डायरेक्ट अगला जो मान कितना मिला, 3.2, 3.2 के बाद अगला मान कितना, 4.8, बीच वाले मान संभव नहीं है। तो इस तरह की जो राशि होती है जो लगातार ना बढ़कर एक निश्चित के मान के बाद में फिर अगला एक निश्चित मान आता है, इस तरह की राशियों को बोलते हैं विविक्त राशियां। ठीक है। अब इस विविक्त में एक और बात है, और किसी भी राशि का वह जो न्यूनतम मान है जो स्थानांतरित होता है, जैसे आवेश का कम से कम मान कितना जाता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। यह आवेश का मिनिमम मान है जो एक जगह से दूसरी जगह तक चल कर जाता है। इसी तरह आवेश की बात नहीं, अगर आप द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान भी लगातार नहीं बढ़ता, उसका भी एक फिक्स मान है कि कम से कम जो छोटे से छोटा कण एक वस्तु से दूसरी वस्तु के ऊपर जाएगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। ये 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। तो अगर कोई वस्तु में द्रव्यमान आएगा या जाएगा तो कम से कम ये जाएगा, इससे कम नहीं जा सकता। इसके बाद में जो मान होगा डायरेक्ट इसका डबल होगा। डायरेक्ट इसका क्या होगा, डबल, 18.2 गुणा 10 की घात माइनस 31। बीच वाले मान इसमें भी संभव नहीं है। तो ऐसे द्रव्यमान का एक मिनिमम मान है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। इसी तरह आवेश का एक मिनिमम मान है। किसी भी राशि का जो मिनिमम मान होता है, जो एक जगह से जिसका स्थानांतरण होता है, वह मिनिमम मान कहलाता है उस राशि का क्वांटा। क्या बोलते हैं उसको, उस राशि का क्वांटा। तो किसी भी राशि का वह न्यूनतम मान जिसका स्थानांतरण हो सकता है या होता है, उसको बोलते हैं क्वांटा। तो आवेश के जब क्वांटा की बात करें तो कितना होगा आवेश का क्वांटा, यही आएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो ये तो बात हुई क्वांटा की। ठीक है। ये पूछता है
कि पहली बात तो क्वांटा क्या है, और ऐसे पूछता आवेश का क्वांटा बताइए, आवेश का मूल मान बताइए, तो जो मूल है वो है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो आप क्वांटा समझ गए होंगे, दो तरह की राशि अभी मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब क्वांटीकरण क्या है? क्वांटीकरण यही है कि जब कोई इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो किसी वस्तु के ऊपर जो आवेश जाता है वो क्या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, क्या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है तो उसके ऊपर जो आवेश होगा वो होगा n इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जहां जो n है, ये जो बीच में मैं बार बार बात करूं, बीच में 1.5 2.5 वाली संभावना नहीं है, 1.5 2.5 वाली संभावना नहीं है। तो मतलब किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज का मतलब पूरी संख्या 1 2 3 4 पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब यह है कि किसी वस्तु पर जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसी पूरी संख्या 1 2 3 4 5 से गुणा करने पर मिलेगा। ठीक है, इसको अगर आप और क्लियर करना चाहते तो मेरे पास एक एग्जांपल और भी है जो मैं आपको समझा सकता हूँ। मान लीजिए आपकी क्लास में किसी लड़के का बर्थडे है। अब जिस लड़के का बर्थडे है वो एक टॉफी का पैकेट लेके आया है, और वो टॉफी का जो पैकेट है वो सब में बांट रहा है। और मान लीजिए एक टॉफी का जो वजन है वो 10 ग्राम है, और टॉफी को तोड़कर देने की व्यवस्था नहीं है। अब वो किसी को रैंडमली टॉफी देता है, किसी को 1 मुट्ठी, किसी को 2 मुट्ठी, किसी को जैसे जितनी मतलब जैसे को ठीक लगता है। अब वो किसी को कैसे भी टॉफी बांटे, लेकिन सबके पास जो टॉफी आने पर जो वजन होगा उसमें एक बात कंफर्म होगी, क्या तो किसी लड़के के पास 10 ग्राम वजन होगा, क्या किसी के पास 20 ग्राम वजन होगा, क्या किसी के पास 30 ग्राम वजन होगा, क्या किसी के पास 40 ग्राम वजन होगा। यही बात होगी, क्योंकि क्या तो किसी के पास 1 टॉफी गई है, क्या किसी के पास 2 टॉफी जाएंगी, क्या किसी के पास 3 टॉफी जाएंगी, क्या किसी के पास 4 टॉफी जाएंगी, क्योंकि टॉफियों को तोड़कर देने की व्यवस्था नहीं है। वही सेम काम ये है, 1 2 3 4 ये पूरी संख्या है, और ये जो टॉफी के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो बस यही बात है कि जैसे उस जो किसी के पास जो द्रव्यमान होगा वो 10 20 30 40 ऐसे होगा, यानी टॉफी के द्रव्यमान को पूरी 1 2 3 4 संख्या से गुणा करने पर आएगा। क्योंकि आप कह सकते हो किसी के पास 12 ग्राम वजन होगा, क्या नहीं हो सकता, क्योंकि टॉफी तोड़कर देने का सिस्टम नहीं है। ठीक उसी के तरीके से जब किसी वस्तु के ऊपर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश को किसी पूरी संख्या यानी 1 2 3 4 से गुणा करने पर मिलता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण किसी भौतिक राशि का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जाता है उस भौतिक राशि का क्वांटा कहलाता है। ठीक है, ये तो क्वांटा की बात। आवेश का न्यूनतम स्थानांतरित होने वाला मान E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। यहाँ कूलाम भी लगाना चाहिए, मैं नोट्स बना लगाते हुए भूल गया थोड़ा सा, ये कूलाम भी आएगा। तो आवेश का न्यूनतम स्थानांतरित होने वाला मान 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। ठीक है, इसलिए वो आवेश का ये तो है मिनिमम मान जिसका स्थानांतरण होता है, तो आवेश का क्वांटा भी क्या होगा, यही होगा। इसलिए आवेश का क्वांटा E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, ये आवेश का क्वांटा है। ये आता है 1 नंबर क्वेश्चन। अब क्वांटीकरण का नियम सिर्फ पूछे तो क्या लिखना है, देखो आवेश के क्वांटीकरण के नियम अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश को पूरी संख्या से गुणा करने। तो ये इतनी सी जो बात मैंने यहां से लेके यहां तक लिखी है, ये आवेश के क्वांटीकरण का नियम है। यदि कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है, मतलब कुछ भी हो सकता है 10 20 30 40 50 कुछ भी, तो यदि कोई वस्तु n इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करती है तो उसका आवेश क्या होगा, Q बराबर Ne, या आप लिख सकते हो Q बराबर +-Ne। प्लस माइनस क्यों, कि अगर कोई वस्तु, ये प्लस माइनस सिर्फ ये बताएगा अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है तो उसके ऊपर धन आवेश, कोई लेती है तो उसके ऊपर ऋण आवेश। और यहाँ क्यों है वस्तु का आवेश, n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कि पूरी होगी 1 2 3 4, और E है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इसमें कई बार न्यूमेरिकल आते हैं, आपके एग्जाम्पल हैं, आप जरूर करके देखें, मैंने भी उसकी वीडियो डाल रखी है, एग्जाम्पल नंबर 1.2 और 1.3, मैं लिंक दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। अब फिर भी इसको एक चीज आप ध्यान रखें, इस फॉर्मूले में 3 ही चीजें हैं, वस्तु का आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश। जिसमें इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये राम के घर से हमें हमेशा पता है। 2 ही चीजें बच गई, क्यू और एन। तो अगर एन देगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या देगा तो आपसे क्यू पूछेगा, और क्यू देगा तो आपसे एन पूछेगा, बस ये सिंपल सा काम है। ठीक है, ये आवेश का क्वांटीकरण मेरे हिसाब से क्लियर होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली चीज पे चलते हैं, अगला गुणधर्म। अगला गुणधर्म है आवेश की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, मतलब आवेश को जोड़ना। सिंपल है, आवेश एक अदिश राशि है, और जो भी अदिश राशि होती है उनको जब भी जोड़ना तो उनका साधारण बीजगणित होता है, बीजगणितीय योग होता है। और साधारण बीजगणितीय योग का मतलब होता है प्लस में प्लस जोड़िए, माइनस में
माइनस जोड़िए, बस ये सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए किसी निकाय मतलब कोई वस्तु, कोई बॉडी जो भी है, जिसके ऊपर कितना भी आवेश, अगर आपसे पूछे कुल आवेश कितना है, तो आप उसके ऊपर जितने भी आवेश हैं सबको चिन्ह सहित जोड़ देंगे, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मैंने इस तरह यहाँ दिखाया, ये कोई वस्तु है और इसके ऊपर मान लीजिए आवेश है, ये मान लेते हैं +2 क्यों और +4 क्यों और -5 क्यों और ये +3 क्यों, ये इसके ऊपर आवेश है। और आपसे पूछे बताइए कुल आवेश कितना है, तो आप लिखोगे कुल आवेश, और देखिए कुल आवेश कितना है, 2 क्यों, प्लस का 4 क्यों और प्लस का 3 क्यों और माइनस का 5 क्यों। सरल करेंगे, प्लस में प्लस जोड़िए, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 क्यों -5 क्यों, सॉरी 9 क्यों, 9 क्यों -5 क्यों, और 9 में से 5 निकालें कितना आएगा, 4 क्यों। तो इस वस्तु का कुल आवेश होगा 4 क्यों। ठीक है, एक एग्जाम्पल और भी देख लीजिए, +2a और +2a +2b और -4a, इसका कितना होगा। तो कई बार आप जल्दबाजी में कर देते हैं कि भाई ये प्लस प्लस का 4 और माइनस का 4 कट गए, लेकिन भूल मत, बीजगणित योग है और बीजगणित योग में ए में ए जुड़ता है, बी में बी, सी में सी। तो इसका जब कुल आवेश निकालेंगे तो आप लिखोगे 2a + 2b और -4a, और ए में ए जोड़ दीजिए, 2a और 4a हो जाएंगे 6a और प्लस का 2b, ये इसका आंसर है। ठीक है, इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। तो आवेशों की योज्यता बड़ा आसान है कि किसी भी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई होप ये भी आपकी समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आवेश संरक्षण का नियम। आप सब लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, और जो आपने ऊर्जा के बारे में यही पढ़ा है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। सेम डिट्टो सेम काम यहाँ है कि आवेश भी संरक्षित रहता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। और इसका सिंपल सा लॉजिक है, ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आप याद करिए आवेश किसके ऊपर आता है, आवेश को लेकर आने वाला या ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन है, और आवेश को उत्पन्न करने के लिए जरूरी काम है इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करना। और हमारे पास कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकते तो हम आवेश भी नहीं बना सकते, और जिसको बना ही नहीं सकते तो फिर नष्ट करने का तो मतलब ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है। मैंने डेफिनेशन लिखी है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, इसको और भी 2-3 तरीके से आप बोल सकते हो। इस इतनी बड़ी लाइन बोलने की जगह आप ये एक लाइन भी बोल सकते हो कि किसी विलगित निकाय मतलब जो अकेली हो, जिसका किसी दूसरे संपर्क न हो, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तो अगर कोई अकेला निकाय, कोई वस्तु है जो ना तो किसी को आवेश दे रही है ना किसी को ले रही है, तो उसका जो टोटल आवेश हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि ना तो आवेश नष्ट होता है और ना उत्पन्न, और ले दे रही नहीं है। तो आप आवेश संरक्षण के नियम में ऊपर वाली लाइन ये लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। ये भी आवेश संरक्षण का ही नियम है। दोनों बातें सही। एक और बात इसमें शामिल है, हमें कई बार लगता है कि हम आवेश को उत्पन्न करते हैं, तो एक्चुअल में हम उत्पन्न नहीं करते। जब हम दो चीजों को रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एक से निकलकर वस्तु ए से निकलकर वस्तु बी पर जाते हैं, तो सीधी सी बात है, जब बी पर 10 इलेक्ट्रॉन चले गए तो बी पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश होगा और ए पर 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश होगा। तो टोटल कुल आवेश की बात करें तो अभी भी कितना है, 0 है। और इसका मतलब यह हो कि सिंगल आवेश उत्पन्न नहीं हुआ, यहाँ पर दोनों आवेश उत्पन्न हुए, प्लस का भी और माइनस का भी। तो मतलब आवेश हमेशा युग्म के रूप में, मतलब जोड़े के रूप में उत्पन्न होता है। हम कभी अकेले आवेश को उत्पन्न नहीं कर सकते। अगर हम लोगों ने अकेला आवेश उत्पन्न कर लिया तो फिर आवेश संरक्षित नहीं रहेगा ना, फिर तो एक आवेश बढ़ जाएगा। तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे नेचर का कुल आवेश हमेशा निश्चित है। ठीक है, तो इसलिए एक बात और भी इसमें लिख सकते हैं कि आवेश हमेशा युग्म के रूप में, जोड़े के रूप में उत्पन्न होता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने दिया है कि जब भी दो वस्तुओं का आपस में रगड़ा जाता है ना, दो वस्तुओं का घर्षण द्वारा, मतलब घर्षण रगड़ कर जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक पर जितना धन आवेश आता है दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश आता है। तो रगड़ने से पहले भी उन दोनों का कुल आवेश 0 था और रगड़ने के बाद भी कुल आवेश क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। बस तो आवेश आया नहीं है। इस प्रक्रिया में आवेश क्या होता है, स्थानांतरित होता है। ठीक है, तो मतलब कुल आवेश अभी भी संरक्षित ही है। घर्षण द्वारा वस्तुओं को आवेशित करने पर दोनों वस्तुओं पर एक साथ ठीक बराबर किंतु विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पर प्लस तो दूसरे पर माइनस। इस प्रकार दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेश की कुल मात्रा 0 है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे +10 -10 क्या होगा, 0। वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल आवेश 0 ही था। मतलब जितना आवेश पहले था उतना ही आवेश बाद में है। ठीक है, तो हमने पैदा नहीं किया आवेश को, हमने सिर्फ स्थानांतरित किया, एक का निकालकर दूसरे पर दे दिया, टोटल वही रहेगा जो पहले था। एक और एग्जाम्पल है, छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं
इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में भी आवेश संरक्षित ही रहता है। जैसे कैसे देखिए, ये एक अभिक्रिया है यूरेनियम 92, इसमें एक न्यूट्रॉन आया और ये बेरियम और क्रिप्टन दो भागों में टूट गए। तो अगर इसका भी कुल आवेश की बात करें तो संरक्षित रहेगा। देखो इसमें पहले देखो प्रोटोनों की संख्या, यहाँ प्रोटोनों की संख्या आवेश को दिखाई। तो पहले प्रोटोन कितने थे, पहले बात करो, पहले का आवेश कितना है 92 नीचे के। तो पहले आवेश था 92 इलेक्ट्रॉन के बराबर या 92 प्रोटोन के बराबर। अब बाद में भी कितना होगा, देखो 56 इलेक्ट्रॉन प्लस 36, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएंगे, वही 92। तो जितना पहले था उतना ही बाद में। कई बार इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन बना देता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं ऐसे ही मेरी मर्जी से। अब देखिए, और मैंने यहाँ लिख दिया एक न्यूट्रॉन और मैंने यहाँ लिख दिया एक, मान लीजिए, चलो न्यूट्रॉन ना लिखकर मैं लिखता हूं एक, क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। और यहाँ मैंने लिख दिया एक्स। और फिर कई बार कहता है कि एक्स को पहचानिए, एक्स क्या है। तो देखिए यहाँ पहले कितने हैं, टोटल 7 है ना। तो इस एक्स के भी कितने होने चाहिए, 7 ही होने चाहिए, यानी एक्स के कितने नंबर आने चाहिए, 7। अब याद कीजिए 7 नंबर क्या होता है, 7 नंबर पे क्या आता है, 7 प्रोटोन की संख्या किसमें होती है, नाइट्रोजन में। तो ये नाइट्रोजन है। हाँ भले ऊपर 13 को कोई दिक्कत नहीं, समझता नहीं होगा नाइट्रोजन का, 13 14 कुछ भी हो सकता है। तो ये आप लिखोगे भाई 7 होते हैं नाइट्रोजन में, तो आप लिखोगे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन भी इस पे आ जाते हैं। इसमें और आगे बढ़ते हैं। आवेश संरक्षण एक बड़ी बात ये भी है, जो पहले कभी कभी थोड़ी सी एक चर्चा का विषय अपने पास हो गई थी, मतलब अपने पास ना करके साइंटिस्टों के पास। थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूं। देखिए क्या है, इस बात को समझिए। जब हम लोग आवेश संरक्षण को समझ रहे थे, हमें लगता है आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। तब एक नई बात हम सब लोगों के पास आती है। वो क्या थी, वो देखिए, जब कभी कई बार ऐसा होता है कि जब कोई फोटोन, या फिर आप हाँ, जब कोई फोटोन समझ लीजिए, जब कोई फोटोन किसी नाभिक के ऊपर गिरता है, जैसे किसी भी नाभिक पे कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसका कोई नाभिक है, उसके नाभिक पर कोई फोटोन आके गिर जाए, ये नाभिक और ये कोई फोटोन आए। फोटोन तो आप जानते हो, ये फोटोन इस पे गिरे, तो क्या होता है, नाभिक से दो तरह के कण निकलते हैं। इस नाभिक से दो तरह के कण निकलते हैं। इसके पीछे की बड़ी जो स्टोरी है, जो वो डिटेल से जो इसका काम है कि नाभिक किस तरह निकलते हैं, क्या होता है, ये हम आगे जाके 13-14 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ छोटी सी बात है कि जब भी कोई फोटोन किसी नाभिक पे गिरता है, तो नाभिक से दो तरह के कण निकलते हैं, जिनमें एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, और एक और कण निकलता है जो इलेक्ट्रॉन के जैसा ही होता है, जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, लेकिन आवेश इलेक्ट्रॉन से अलग होता है, उसको बोलते हैं पॉजिट्रॉन। तो जब भी कोई फोटोन किसी नाभिक पे गिरता है, तो दो तरह के कण निकलते हैं, और दो तरह के कण निकलते हैं, एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक का नाम है पॉजिट्रॉन। इस अभिक्रिया को बोलते हैं युग्म उत्पादन। ठीक है, और इस अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है, क्योंकि फोटोन का पहले आवेश 0 था, वो आया, नाभिक से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ और क्या निकला, पॉजिट्रॉन। अगर इन दोनों का आवेश जोड़े तो अभी भी कितना है, 0, पहले भी 0 और बाद में भी 0। तो ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा है कि युग्म उत्पादन की अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। और युग्म उत्पादन की अभिक्रिया क्या है कि जब कोई फोटोन किसी नाभिक पर गिरता है, तो नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कण की उत्पत्ति होती है। पॉजिट्रॉन क्या है, इसकी बड़ी डिटेल से एक वीडियो बनाएंगे अपन बाद में, आपके आएगा चैप्टर 13-14 में, तब हम डिटेल से पढ़ेंगे पॉजिट्रॉन क्या है। जिस तरह अभी तक आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनको जानते हैं, ऐसे ही कण एक और होता है नाभिक में, जिसका नाम है पॉजिट्रॉन। तो ये जब कोई गामा फोटोन नाभिक पे गिरता है, तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं। इस अभिक्रिया को युग्म उत्पादन बोलते हैं। और युग्म उत्पादन की अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। इसका उल्टा भी होता है, यह भी देखा गया कि जब कोई प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आते हैं, जैसे कि आप समझिए एटम बम में जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे के पास आते हैं, तो भयंकर विस्फोट होता है। और इस विस्फोट में आवेश तो खत्म हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिले, दोनों ने एक दूसरे के आवेश को खत्म कर दिया। और इस आवेश से देखो ये इनका जो द्रव्यमान खत्म होता है, द्रव्यमान से तो मिलती है अपने को ऊर्जा। क्या मिलती है, ऊर्जा, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब गर्मी समझिए आप, जो विस्फोट में निकलती है। और ये जो इनका आवेश है, इस आवेश अपने को मिलता है प्रकाश। ठीक है, मतलब गामा फोटोन समझिए आप, रोशनी। इसको बोलते हैं युग्म विनाश। और युग्म विनाश की अभिक्रिया में भी आवेश संरक्षित रहता है, क्योंकि पहले भी दोनों का 0 था और बाद में भी क्या रहेगा, 0। ठीक है, तो ये युग्म उत्पादन और युग्म विनाश, इन दोनों विक्रियाओं में भी आवेश संरक्षण के नियम का पालन होता है। आगे फिर आएगा ये, जब हम 13-14 चैप्टर में पढ़ेंगे, तब इसको और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तब आप नाभिक के बारे में ठीक तरीके से पढ़ चुके हैं तब तक। अगला टॉपिक है आवेश की निश्चलता, इनवेरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आवेश की निश्चलता से मतलब है, देखो
हम लोगों ने अब तक ऐसा पढ़ा है, पीछे मैंने भी आप लोगों को बताया होगा कि जो आवेश है वो एक गुण है और गुण किसी वस्तु के ऊपर आता है। ये यहां पर एम नोट, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर देंगे, 1 मिनट का टाइम लगेगा, एक बार रुक जाइए आप लोग। ये एम नोट, हाँ अब मैं बताता हूँ आपको आवेश की निश्चितता से क्या मतलब है। अब तक हम लोगों ने पीछे से पढ़ा कि आवेश किसी कण का गुण है और आवेश उसके पास होता है जिसके पास क्या होता है, द्रव्यमान। बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। सिंपल सी बात है, मैंने पिछली वीडियो में बताई भी थी। ठीक है, अब देखिए जब कोई कण चलता है, जब कोई कण गति करता है, तो आइंस्टीन के अपेक्षितता के सिद्धांत अनुसार गति करने पर उसका द्रव्यमान बदल जाता है। और आइंस्टीन एक समीकरण भी दिया कि किस हिसाब से बदलता है, उसने कहा ये समीकरण है, ये आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता हूं दोबारा, कि अगर कोई कण गति करता है तो उसका जो द्रव्यमान है वो निम्न सूत्र के हिसाब से बदल जाता है, जिसे बोलते हैं आइंस्टीन का अपेक्षितता का सिद्धांत। m बराबर एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये m है गतिशील अवस्था का द्रव्यमान, m नोट है विरामावस्था का द्रव्यमान, v है उस कण का वेग और c है प्रकाश का। लेकिन बशर्ते ये तभी होता है जब कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर। ठीक है, तो बहुत सारा बदल जाएगा। जैसे मान लो मैं कहूं, देखो अगर v और c लगभग बराबर है, v और c लगभग बराबर है, तो यहाँ जब आप हल करोगे वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर दोनों बराबर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो आपके पास बच जाएगा एम नोट बटा रूट 1 माइनस, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी अगर सी स्क्वायर बराबर है दोनों, और एम नोट बटा 0 और 0 करेंगे तो इन्फिनिटी, यानी द्रव्यमान इन्फिनिटी तक मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जब वी का मान बहुत कम होता है, ये वी बहुत छोटा है, और सी तो आपको पता है बहुत बड़ा है, सी का मान होता है 3 गुणा 10 का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, 3 गुणा 10 का 8 मीटर पर सेकंड, तो सी बहुत बड़ा है। इसको जब हल करते हैं और v बहुत छोटा हो तो इसका जो मान है आपको लगभग लगभग मान लीजिए जैसे मिलता है 0.0001, इसमें घटाने पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और उस केस में m लगभग किसके बराबर होता है, m नोट के, तो कम होने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कण का वेग बहुत ज्यादा हो तो किसी कण का द्रव्यमान भी बदल जाता है। ठीक है, अब बात है कि हमने पढ़ा आवेश द्रव्यमान के ऊपर रहता है, तो द्रव्यमान तो बदल जाता है, आवेश का क्या होता है। तो देखिए आवेश नहीं बदलता है, किसी कण पर विद्युत आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है। मतलब कण का आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता, वेग कुछ भी हो, यानी विरामावस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू विरामावस्था में बराबर क्यू गतिमान अवस्था में। ठीक है, तो किसी कण के आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नोट लिखा है मैंने। किंतु किसी कण का द्रव्यमान गति करने पर अपेक्षितता के सिद्धांत अनुसार बदल जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। ये फॉर्मूला आएगा m बराबर एम नोट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जहां m है गतिशील अवस्था में द्रव्यमान, m नोट है विराम अवस्था में द्रव्यमान, ये m नोट है विराम अवस्था में द्रव्यमान, v कण का वेग और c है प्रकाश का वेग, और प्रकाश का वेग होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक और बात है इसमें, ये भी कई बार शब्द आ जाता है एग्जाम में, विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश क्या होता है, किसी कण के आवेश q तथा इसके द्रव्यमान m का अनुपात उस कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक है, तो विशिष्ट आवेश बराबर होता है q बटा m, स्पेसिफिक चार्ज। अब ध्यान देने की बात क्या है कि जब कोई आवेश कण गति करता है तो उसका आवेश तो नहीं बदलता, लेकिन उसका द्रव्यमान बदलता है। जब द्रव्यमान बदलेगा तो उसका जो विशिष्ट आवेश है वो भी बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, विशिष्ट आवेश बदल जाता है क्योंकि द्रव्यमान बदलता है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः गति करने पर विशिष्ट आवेश बदल जाता है। एक्चुअल में गति करने पर द्रव्यमान बढ़ेगा, इसलिए विशिष्ट आवेश क्या होगा, घटेगा। तो विशिष्ट आवेश घट जाता है किंतु आवेश नहीं, आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, विशिष्ट आवेश पर प्रभाव पड़ता है। विशिष्ट आवेश बदल जाता है या आप लिख सकते हो घट जाता है। ठीक है, एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये सब कुछ पढ़ने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और भी आ जाता है कि कुछ कण होते हैं जिनको बोलते हैं क्वार्क कण, जिनकी खोज की गई, और भी कण पाए जाते हैं, इनसे भी छोटे कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटे कण, जिनको बोलते हैं क्वार्क कण। 2 तरह के नाम है, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। ठीक है, एक क्वार्क कण का आवेश होता है E/3, सॉरी लिखने में दिक्कत है, E/3 प्लस माइनस लगा देता हूं, और एक होता है 2E/3। ये भी अप क्वार्क और डार्क क्वार्क कण है। और अगर देखो E के अंदर 3 का भाग दे रहा हूं, तो इनका आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्वार्क कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम है, तो फिर भी आवेश का क्वांटा क्या, इलेक्ट्रॉन का आवेश मतलब E ही रहेगा, E ही रहेगा। तो आपका जवाब है हाँ, भले क्वार्क कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम होता है, लेकिन क्वार्क कणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता। मतलब अकेला क्वार्क कण नहीं रहता, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा क्वार्क कण मिलकर रहते हैं। मतलब 2 से ज्यादा क्वार्क कण मिलकर रहते हैं। जैसे मैं सपोज दैट आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि भले एक क्वार्क कण का आवेश E/3 है, लेकिन कभी भी अकेला क्वार्क कण नहीं मिलता, हमेशा 3 क्वार्क कण मान लीजिए साथ ही रहते हैं। अगर 3 क्वार्क कण साथ रहेंगे तो इनको करेंगे 3, ये आएगा E।
तो मिनिमम जो जाने वाला आवेश है वो तो क्या है, ई है। और आवेश का क्वांटा क्या है, कम से कम आवेश होना नहीं है। आवेश के क्वांटा का मतलब है कि वो कम से कम आवेश जो स्थानांतरित होता हो। तो भले क्वार्क कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम होता हो, लेकिन क्वार्क कणों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसलिए आवेश का क्वांटा ई ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक की वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह की दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें,